कल हम क्षणिकत्व की भावना अर्थ क्रियाकारित्व के विषय में पहला कारण बतलाए थे और आज हम उसी का दूसरा कारण बतलाने जा रहा हूँ। इसका दूसरा कारण यह है, एक नियम है कि व्याप्त करने वाला का निष्कासन व्यावर्तन करने से व्याप्त का भी निष्कासन होता है। व्यापक में नहीं रहने वाली वस्तु व्याप्त से भी नहीं रहती। इस नियम के द्वारा व्यापक पदार्थ से क्रम आगे पीछे होना और अक्रम साथ साथ होना का निष्कासन व्यावृत्ति भी करने पर क्षणिक होने वाली वस्तुओं से सत्ता का निष्कासन भी सिद्ध होता है। अभिप्राय यह है कि व्यापक से किसी को अलग करना व्याप्य से भी उसे अलग कर देना है। अब व्यापक से क्रम और क्रम जो अर्थ क्रियाकारित्व या सत्ता को व्याप्त करता है को पृथक कर देते हैं। इससे स्वभावतः अक्षणिक व्याप्त वस्तुओं से सत्ता पृथक हो जाती है। क्षणिक सत्य है क्योंकि अक्षणिक से सत्य व्यावृत्त होता है। इसमें यत् सत् तत् क्षणिकम सिद्ध होता है और उपर्युक्त अनुमान हेतु के ठीक रहने से उचित प्रतीत होता है। यह सार्थक कार्य करने की शक्ति जिसे यहाँ पर सत्ता कहा जा रहा है, क्रम पूर्वापरता तथा अक्रम एक साथ होना से व्याप्त है और क्रम तथा अक्रम के बीच तीसरा विकल्प भी संभव नहीं है। वैसा करने पर निम्नलिखित नियम के अनुसार व्यावहारिक दृष्टि से विकट असंगति हो जाएगी। आपस में विरोधियों के बीच किसी तीसरे प्रकार विकल्प की सत्ता नहीं हो सकती। वचन में ही विरोध होने के कारण विरोधियों विरुद्ध पदार्थों में कभी भी एकता नहीं होती। आशा यह है कि क्रम और अक्रम परस्पर विरोधी है। दोनों के बीच में तीसरे विकल्प की आशंका नहीं है जो अर्थ क्रियाकारित्व की व्याप्त कर सके। किसी वस्तु की सत्ता या तो क्रमिक होगी आगे पीछे करके या अक्रमिक अर्थात एक साथ ही होगी। बाद में यह दिखलाया जाएगा कि ये दोनों क्रम और अक्रम अस्थायी वस्तु से पृथक है और अर्थ क्रिया को भी व्यावृत करते हुए क्षणिकत्व भावना को सिद्ध करते हैं। अर्थमूलक क्रिया की शक्ति केवल क्षणिक में ही है।
विशेष अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सत् प्रयोजन भूता या क्रिया तत्व करितत्व में सत्वम। प्रयोजन के रूप में जो कार्य है उसे करने की क्षमता होना ही सत्ता का लक्षण है। दूसरे शब्दों में सत्ता वह है जो कुछ कार्य उत्पन्न करने की क्षमता रखे। सस विषाण के सदृश असत वस्तु कभी भी कोई कार्य उत्पन्न नहीं कर सकती। सत्ता का यह लक्षण स्वीकार करने पर सभी पदार्थों को क्षणिक मानने में सुविधा होती है। मान लें कि बीज क्षणिक नहीं है, अस्थायी है, तो इसकी सत्ता होने के कारण क्षण क्षण में यह नए नए कार्य उत्पन्न करता रहेगा। यदि बीज सभी क्षणों में समान ही रहे और परिवर्तित हो तो सदा वह उसी प्रकार का कार्य उत्पन्न करेगा। किंतु वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। चर में रखा बीज वही नहीं जो खेत में डाला गया है। दोनों के कार्य भिन्न भिन्न हैं। यदि यह तर्क किया जाए कि वस्तुतः बीज वही कार्य उत्पन्न नहीं करता, किंतु उसमें क्षमता है जो उचित उपादानों जैसे पृथ्वी, जल आदि के संसर्ग से अभिव्यक्त हो जाती है। अतः बीज सदा वही है, यह तर्क असहाय है, क्योंकि ऐसी दशा में यह स्वीकार करते ही है कि पहले क्षण का बीज अंकुरण का कारण नहीं, प्रत्युत विभिन्न उपादानों के संसर्ग से परिष्कृत बीज ही उसका कारण है। अतः बीज तो परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार कोई भी वस्तु दो क्षण नहीं ठहरती। सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। इसकी सिद्धि के लिए सत्ता का एक विशिष्ट लक्षण अर्थ क्रियाकारित्व करना पड़ता है। नीलादिक्षण, नील एक उदाहरण है। वस्तुतः इसे रंग से कोई संपर्क नहीं। प्राचीन नैयायिक, बौद्ध और गौतमीय दोनों लोग उदाहरण देने में नील का प्रयोग करते थे। जिस प्रकार नव्य न्याय में घट को उदाहरण के रूप में रखते हैं, इसलिए नील वस्तुवाचक है। क्षण, क्षणिक पदार्थ या पदार्थ। तौ च क्रमाक्रमौ अस्थायिनः सकाशाद् व्यावर्तमानौ अर्थक्रियामपि व्यावर्तयन्तौ क्षणिकत्वपक्ष एव सत्वं व्यवस्थापयतः इति सिद्धम्।
और ये दोनों क्रम और क्रम अस्थाई पदार्थ से पृथक होकर अर्थ क्रिया को भी अस्थाई पदार्थ से पृथक कर देते हैं। तथा क्षणिकत्व के पक्ष में ही सत्ता होने को व्यवस्था करते हैं। यही सिद्ध करना था। विशेष यदि सत्ता अस्थाई होती तो क्रम और अक्रम नहीं होता। अस्थाई होने पर आगे पीछे होने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। पदार्थों की एक कालिकता भी नहीं होगी, क्योंकि सत्ता के खंड नहीं होंगे। इसलिए क्रम और अक्रम दोनों स्थितियों से अस्थाई पृथक है और अस्थाई पदार्थ में ही ये हो सकते हैं। सत्ता का लक्षण अर्थ क्रिया के रूप में दिया गया है। अस्थाई पदार्थ में अर्थ क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि अस्थाई यदि कारण बनकर अपनी सत्ता के नाश के बाद कार्य उत्पन्न करे तभी यह संभव है। सो हो नहीं सकता। यदि अस्थाई है तो फिर नाश कैसे? अर्थक्रिया कार्योत्पादन जब होगी तब क्षणिक पक्ष में। इसलिए अर्थ क्रिया को अस्थाई पदार्थ से पृथक करके स्वयं भी क्रम और क्रम अस्थाई से पृथक रहते हैं, जिससे केवल क्षणिक वस्तुओं को सत्ता सिद्ध होती है। इस प्रकार क्षणिकत्व भावना की सिद्धि हुई। अब अक्षणिक पदार्थ का क्रम से अर्थ क्रियाकारी नहीं होना के विषय में कुछ कहने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से समझें। नन्नु क्षणिकस्य अर्थक्रियाकारित्वं किं न स्यादिति चेत् तदुक्तम् विकल्प आसहत्वात् तथा हि वर्तमानार्थ क्रिया करण काले अतौ तान गतयोः किम अर्थ क्रिययोः अस्थायिनः सामर्थ्यम् अस्ति नो वा। आद्ये तयोर्निराकरण प्रसंगः समर्थस्य आक्षेपायोगात्। यद्यदा यत् करण समर्थं तदा तत् करोत्येव। यथा सामग्रे स्वकार्यं समर्थश्चायं भावयति प्रसंगानुमानाच्च। द्वितीये कदापि न कुर्यात् सामर्थ्य मात्रानुबन्धित्वाद्
अर्थक्रियाकारित्वस्य यद्यदायन् करोति तत्तदा तत्र समर्थं यथा हि शिला सकलम् अंकुरे न चैव वर्तमानात् क्रियाकरण काले वर्तिष्यमाने अर्थक्रिये करोति तद विपर्याच्य। ऊपर यह सिद्ध कर चुके हैं कि अर्थक्रियाकारित्व कार्योत्पादन की क्षमता केवल क्षणिक पदार्थ मानने से होता है। इस पर विरोधी लोग पूछ सकते हैं कि और क्षणिक पदार्थों में जैसे दूसरे दर्शनों में ईश्वर, घट, पट आदि जो अस्थायी या नित्य माने गए हैं, उनमें कार्योत्पादन की क्षमता क्यों नहीं होगी? इस पर हमारा पक्ष है कि ऐसा प्रश्न करना युक्ति संगत नहीं, क्योंकि निम्नलिखित दोनों विकल्पों से यह असिद्ध हो जाएगा। शब्दशः दोनों विकल्पों को सहन नहीं कर सकेगा। वह इस प्रकार है, वर्तमान कार्योत्पादन के संपादन के समय अस्थायी पदार्थ और क्षणिक में भूतकालिक और भविष्यकालिक कार्योत्पादन की सामर्थ्य है कि नहीं। अभिप्राय यह है कि जब कुंभकार एक घड़े का निर्माण करता है, तब भूतकालिक घट और भविष्य घट रूपी अर्थ को उत्पन्न करने वाली क्रिया करने की शक्ति उसमें है कि नहीं। यदि पहला पक्ष लेते हैं कि सामर्थ्य है, तब भूत और भविष्य दोनों काल के कार्योत्पादनों अर्थ क्रियाओं को आप छोड़ नहीं सकते। ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक समय में ही तीनों कालों के घटों के उत्पादन का प्रसंग हो जाएगी, जो होता ही नहीं। जो वस्तु किसी काम के करने में समर्थ होती है, वह तो कभी कालक्षेप समय काटना नहीं सहेगी, तुरंत कार्य संपादन कर देगी। क्षेप का योग उसमें कहाँ? इस प्रसंग या स्थिति का अनुमान हम योग कर सकते हैं। क्षेप का योग उसमें कहाँ? जो पदार्थ जिस काम को करने में जब भी समर्थ होता है, वह उसे उसी समय कर देता है। जैसे सामग्री कारण के विभिन्न सहायक तत्व अपने कार्य को उत्पन्न कर देती है, और यह भाव और क्षणिक चूँकि समर्थ है,
इसलिए एक साथ ही भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का कार्योत्पादन होने लगेगा। इस दोष से बचने के लिए पहले विकल्प को छोड़ देना ही अच्छा है। यदि दूसरा विकल्प अस्थाई में भूत और वर्तमान अर्थ क्रिया बतलाने की शक्ति नहीं है लेते हैं, तब तो और भी आनंद है कि कभी भी यह कुछ नहीं कर सकता। कारण यह है कि कार्योत्पादन केवल सामर्थ्य पर ही अवलंबित है। अस्थाई पदार्थ यदि एक समय में असमर्थ हो गया तो दूसरे समय में भी असमर्थ हो ही रहेगा। दूसरे असमर्थ वस्तु की अपेक्षा समर्थ वस्तु के स्वरूप में भेद करना आवश्यक हो जाता है। इससे वस्तु अस्थाई नहीं रह सकती और मूल पर ही कुठाराघात हो जाएगा। जो पदार्थ किसी भी समय किसी काम को नहीं करता, वह उसके लिए असमर्थ समझा जाता है। जैसे अंकुर को उगाने में चट्टान और यह भाव अस्थाई पदार्थ वर्तमान क्रिया उत्पन्न करने के समय विगत और अनागत अर्थ क्रियाओं को उत्पन्न नहीं करता। इस प्रकार का विपर्य या विरोध होता है। विशेष पहला, यदि अस्थाई पदार्थ वर्तमान अर्थ क्रिया के समय भूत और भविष्य की अर्थ क्रियाओं को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, तो दोष होगा कि एक साथ ही सभी काल की अर्थ क्रियाएं उत्पन्न हो जाएंगी। समर्थ पुरुष तो उत्पादन करता है, क्या वह विचार करता है कि हम कब उत्पादन करें? जब काम तब समाप्ति। दूसरा, यदि वह वैसी शक्ति नहीं रखता तब कभी कोई क्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता। अगर असमर्थ हो तो क्रिया उत्पन्न करेगा कैसे? जो समर्थ होगा वही न कुछ उत्पन्न कर सकता है
इस प्रकार दोनों विकल्पों के खंडित हो जाने से अस्थाई में अर्थ क्रियाकारित्व स्वीकार नहीं करना होगा।